कविता ने ससुराल में कदम रखते ही अपनी सास के पैर छुए तो वह मुस्कुराकर बोली, बेटी अपने जेठ जी के भी पैर छुओ। कविता राघव के पैरों पर झुक गई तो वह अपने स्थान से हटते हुए बोले, अरे बस बस कविता, हो गया, तुम थक गई होगी, जाओ आराम करो। राघव को देखकर कविता को याद आ गया कि जब दोनों भाई उसे देखने पहली बार आए थे तो उसने राघव को ही रंजन समझा था। वह तो उसके बाद में पता चला कि राघव रंजन का बड़ा भाई है और उसकी शादी राघव से नहीं रंजन से तय हुई है। कविता की इस गलतफहमी की एक वजह यह भी थी कि देखने में रंजन अपने बड़े भाई राघव से बड़ा दिखता है। उसके चेहरे पर बड़े भाई से अधिक प्रौढ़ता झलकती है। ससुराल आने के कुछ दिनों बाद ही कविता को पता चला कि उसके जेठ राघव अब तक कुंवारे हैं और उनके शादी से मना करने पर ही रंजन की शादी की गई है। एक दिन कविता ने पूछा था, रंजन जेठ जी अकेले क्यों हैं? उन्होंने शादी क्यों नहीं की? तब रंजन ने कविता को बताया कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तब राघव भैया कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और मैं स्कूल में था। राघव भैया पर अचानक ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। जैसे तैसे उन्हें नौकरी मिली। फिर भैया ने पत्राचार से MBA किया और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती ही गए। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया। जब उनकी शादी की उम्र थी तब वह इस परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त थे और जब उन्हें शादी का ख्याल आया तो रिश्ते आने बंद हो चुके थे। बस फिर उन्होंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया। कविता राघव भैया के सम्मान को कभी ठेस न पहुंचाना, यह सब जानने के बाद तो कविता के मन में राघव के लिए आदर के भाव आ गए थे। एक दिन कविता राघव को चाय देने गई तो देखा कि वह कोई पेंटिंग बना रहे हैं। कविता ने पूछा, भैया आप पेंटिंग भी करते हैं? राघव ने हंसकर कहा, हाँ, इंसान के पास ऐसा तो कुछ होना चाहिए जो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करता हो। बैठो, तुम्हारा पोर्ट्रेट बना दूं, फिर बताना मैं कैसी पेंटिंग करता हूँ। कविता बैठ गई, फिर अपने बालों पर हाथ फिराते हुए बोली, क्या आप किसी की भी पेंटिंग बना सकते हैं? राघव ने एक पल को उसे देखा और कहा, कविता हिलो मत। उनकी बात सुनकर कविता बुत बन गई। उसे खामोश देखकर राघव ने पूछा, कविता तुम चुप क्यों हो गई? कविता ने ठुनकते हुए कहा, आपने ही तो मुझे चुपचाप बैठने को कहा है। राघव ने जोरदार ठहाका लगाया तो कविता बोली, जानते हैं कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं फिर से डांस करना और लिखना शुरू कर दूं। राघव ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, तो तुम डांसर होने के साथ साथ कवि भी हो? अच्छा बताओ क्या लिखती हो? कविता, राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने भी अपना नाम नहीं बताया, बल्कि आपको यह बता रही हूँ कि मैं कविता लिखती हूँ। राघव ने कहा, कुछ मुझे भी सुनाओ, क्या लिखा है तुमने? कविता ने सकुचाते हुए अपनी एक कविता राघव को सुनाई और प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखने लगी तो वह बोले, कविता तुम्हारी यह कविता तो बहुत ही अच्छी है। कविता ने खुश होते हुए कहा, आपको सच में अच्छी लगी? फिर अचानक ही उदास होकर बोली, पर रंजन को तो यह बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वह तो इसे बकवास कह रहे थे। राघव कविता के सिर पर स्नेह से हाथ फिराते हुए बोले, वो तो पागल है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दिया करो और मैं तो कहूँगा कि तुम लिखो। रात को कविता ने रंजन से कहा, तुम मेरी कविताओं का मजाक बनाते थे ना, पर जेठ जी को तो बहुत पसंद आई। देखो उन्होंने मेरा कितना सुंदर स्केच बनाया है। रंजन ने बिना स्केच की ओर देखे फाइलें पलटते हुए कहा, अच्छा है। कविता नाराज होते हुए बोली, तुम्हें तो कला की कोई कद्र ही नहीं है। रंजन हंसकर बोला, तुम और भैया ही खेलो यह कला और साहित्य का खेल, मुझे मत घसीटो इस सब में। रंजन की बातों से कविता की आंखों में आंसू आ गए तो वह चुपचाप जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद कविता के गाल और होंठ चूमते हुए रंजन बोला, तुम्हारी कविता और वह स्केच दोनों ही सुंदर हैं। इतना कहते कहते उसने कविता को अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन रंजन ऑफिस से जाते समय कविता से बोला, सुनो, बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, आज शाम को तुम तैयार रहना, फिल्म देखने चलेंगे।
पति की यह बात सुनकर कविता खुश हो गई और वह पूरे दिन उत्साहित रही। फिर शाम 5 बजे से ही तैयार होकर वह रंजन का इंतजार करने लगी। राघव ने उसे गौर से देखा। धानी रंग की साड़ी में कविता सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। वह पूछ बैठे, क्या बात है कविता, आज कहीं जाना है क्या? कविता मुस्कुराकर बोली, आज रंजन फिल्म दिखाने ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे घड़ी ने 6, फिर 7 और फिर 8 बजा दिए, पर रंजन नहीं आया। कविता इंतजार कर कर के थक चुकी थी। राघव ने देखा कि कविता अनमनी सी खड़ी है, तो पल भर में उनकी समझ में सारा माजरा आ गया। उन्हें रंजन पर बहुत गुस्सा आया। फिर भी वह हंसकर बोले, कोई बात नहीं कविता, चलो आज हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। कविता ने भी बेहिचक बच्चों की तरह मुस्कुराकर हामी भर दी। राघव ने चलते चलते कविता से कहा, तुम रंजन की बातों का बुरा मत माना करो। वह जो कुछ कर रहा है सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। कविता व्यंग से बोली, वह जो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, पर मेरे लिए तो ना उनके पास समय है, ना मेरी परवाह ही करते हैं। अगर मैं ही ना रही तो उनका यह किया किस काम आएगा? कविता के इस सवाल का राघव के पास कोई जवाब नहीं था। शायद वह जानते थे कि कविता सही ही कह रही है। वे दोनों आइसक्रीम खा रहे थे कि एक भिखारी उनके पास आकर बोला, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो बाबा। राघव ने जेब से 10 रुपया निकाल कर दे दिए। वह आशीर्वाद देता हुआ बोला, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। कविता ने एक पल को राघव की ओर देखा और अपनी नज़रें झुका लीं। दोनों घर पहुँचे तो देखा कि रंजन आ चुका था। कविता को देखते ही रंजन भड़क कर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब जल्दी चलो। कविता ने भी बिफर कर कहा, मुझे पूरी फिल्म देखनी थी, उसका अंत नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। रंजन की आंखें क्रोध से दहक उठीं। क्या मतलब है इसका? नहीं जाना था तो पहले बताती, मैं अपना सारा काम छोड़कर तो नहीं आता। कविता की आंखों में आंसू छलक आए। काम, काम और बस काम। मेरे लिए कभी समय होगा तुम्हारे पास या नहीं? मैं 5 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। वह कुछ नहीं, तुम्हें 5 मिनट मेरा इंतज़ार करना पड़ा तो भड़क उठे। गुस्से से पैर पटकते हुए रंजन बोला, तुम्हारी तरह मेरे पास फुर्सत नहीं है, और फिर यह सब मैं तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए करता हूँ? कविता ने शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे बस तुम्हारा थोड़ा सा समय मांगती हूँ, वही दे दो तो बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर कविता अपने कपड़े बदल कर लेट गई। राघव ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उन्हें लगा कि दोनों को अकेले में एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन शाम को जब राघव ऑफिस से आए तो बोले, माँ, मैं ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। रास्ते में तुम्हें मौसी के पास इलाहाबाद छोड़ दूँगा और लौटते हुए साथ ही वापस आ जाएंगे। राघव की बात पर माँ तैयार हो गई। कविता ने जब यह सुना तो एक पल को वह उदास हो गई। वह माँ से बोली, मैं अकेली पड़ जाऊंगी माँ, आप मत जाओ। माँ ने कविता को समझाते हुए कहा, रंजन तो है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, अब कुछ दिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताओ। अगले दिन राघव और माँ चले गए। रंजन ऑफिस जाने लगा तो कविता अपने होठों पर मुस्कान लाकर बोली, आप आज ऑफिस मत जाओ ना, कितने दिन हो गए हैं हमने साथ बैठकर समय नहीं बिताया है। रंजन बोला, नहीं कविता, आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, पर मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। फिर हम कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। शाम के नारंगी रंग स्याह रंग ले चुके थे। आकाश में तारों का झुरमुट झिलमिलाने लगा था, पर रंजन नहीं आया। अकेली बैठी कविता फ़ोन की ओर देख रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो कविता, राघव बोल रहा हूँ, कैसी हो? और रंजन कहाँ हैं? वह तो अब तक ऑफिस से नहीं लौटे। चलो आता ही होगा, तुम अपना और रंजन का ख्याल रखना। जी, कहते हुए कविता ने फ़ोन रख दिया। ना चाहते हुए भी कविता दोनों भाइयों की तुलना कर बैठी। कितना फ़र्क है दोनों में। एक नदी सा शांत है तो दूसरा सागर सा गरजता हुआ।
मेरी शादी रंजन से नहीं राघव से हुई होती तो। वह चौंक पड़ी। यह कैसा अजीब विचार आ गया उसके मन में, और क्यों? तभी रंजन घर में दाखिल हुआ। कविता ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 10 बज चुके थे। कविता, मुझे खाना दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। कविता ने चौंक कर कहा, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। क्यों? रंजन ने पूछा। तुम ही तो कह कर गए थे ना कि खाना मत बनाना, कहीं बाहर चलेंगे। ओह, मुझे तो इसका ध्यान ही नहीं रहा। आज तो मैं इतना थका हूँ कि कहीं जाना नहीं हो सकता। चलो तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। इतना कहकर रंजन कमरे की ओर बढ़ गया और कविता अपना होंठ काट कर रसोई में चली गई। एक सप्ताह में ही कविता अकेलेपन से घबरा उठी। रंजन रोज घर से जल्दी जाता और बहुत देर से वापस आता। कभी थकान से चूर होकर सो जाता तो कभी अपने शरीर की ज़रूरत पूरी करके। यह सब कविता के लिए असह्य हो गया तो वह अनायास ही राघव की यादों में खो जाती। राघव ने उससे कहा था कि जब वह बहुत परेशान हो और किसी काम में मन ना लगे तो वह करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो। यह तुम्हें मन और तन की सारी परेशानियों से मुक्त कर देगा। वह यही करती और सारी सारी शाम नाचते हुए बिता देती थी। एक शाम रंजन को जल्दी घर आया देख कविता खुशी से चहक कर बोली, अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या मेरे बिना मन नहीं लग रहा था? रंजन ने हंसकर कहा, ज़्यादा खुश मत हो और जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। ऑफिस के काम से मुझे आज शाम को ही दिल्ली जाना है। कविता मायूस होकर बोली, रंजन तुम भूल गए क्या? कल हमारी शादी की सालगिरह है। रंजन अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मेरे वापस आने पर हम सालगिरह मना लेंगे। कविता ने पति को मनाते हुए कहा, आप प्लीज़ मत जाओ ना, मैं घर में अकेली कैसे रहूँगी। रंजन ने झल्लाते हुए कहा, तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो जो अकेली नहीं रह सकती। मेरा जाना ज़रूरी है। रंजन को जाना था सो वह चला गया। कविता अपनी उम्मीदों और सपनों के साथ अकेली रह गई। सालगिरह के दिन राघव ने फ़ोन किया तो कविता की बुझी आवाज़ को भांपते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ कविता, तुम उदास हो? रंजन कहाँ हैं? राघव की बातें सुनकर कविता बोली, वह ऑफिस के काम से दिल्ली गए हैं। कविता को धैर्य बंधाते हुए राघव ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं और माँ कल ही वापस आ रहे हैं। अगली शाम ही राघव और माँ को घर के दरवाजे पर देख कविता खिल उठी। सामान रखते हुए राघव बोले, कैसी हो कविता? तो कविता ने उनके जाने के बाद रंजन से हुई सारी बातें बता दी। राघव एक लंबी सांस लेकर बोले, मैं तो यहाँ से ये सोचकर गया था कि इस तरह तुम दोनों को करीब आने का मौका मिलेगा, पर यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा दिखता है। कविता ने चौंक कर कहा, इसका मतलब आप बिना कारण यहाँ से गए थे? अब आप मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। आपके होने से मुझे यह एहसास तो रहता है कि कोई तो है जिससे मैं अपनी बात कह सकती हूँ। अच्छा बाबा, नहीं जाऊँगा, कविता ने हंसकर कहा, पर इस बार जाने की सज़ा मिलेगी आपको। वह क्या? आज आपको हमें आइसक्रीम खिलानी होगी। उस शाम बहुत अरसे बाद कविता खुलकर हंसी थी। वह अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। 2-4 दिन में रंजन भी वापस आ गया। आते ही उसने कविता को मनाने के लिए एक शानदार पार्टी दी। अब वह कविता को भी वक्त देने लगा था। कविता को लगा मानो अचानक सारे काले बादल कहीं खो गए और कुनकुनी धूप खिल आई हो। तभी एक शाम ऑफिस से आते ही रंजन ने कहा, कविता मेरा सामान पैक कर दो, मुझे ऑफिस के काम से लंदन जाना है। कविता ने खुश होकर पूछा, अरे वाह, कितने दिन के लिए? रंजन नज़रें झुकाकर बोला, 6 माह के लिए। कविता के साथ राघव और माँ भी अवाक रह गए। माँ ने रंजन से कहा कि 6 माह बहुत होते हैं बेटा। कविता को इस वक्त तेरी ज़रूरत है और तू जाने की बात कर रहा है। ऐसा कर, इसे भी साथ ले जा। रंजन ने झल्लाकर कहा, ओ माँ, मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा हूँ। कविता वहाँ क्या करेगी? और फिर 6 माह कैसे बीत गए पता भी नहीं चलेगा। कविता कमरे में जाकर शांत स्वर में बोली, रंजन प्लीज़ मत जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है।
क्यों, इस वक्त में क्या खास है? कविता ने सकचाते हुए कहा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रंजन ने चौंक कर कहा। क्या, इतनी जल्दी? फिर कुछ पल खामोश रहकर उसने कहा, सॉरी कविता, इसके लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। कविता रंजन के सीने पर अपना सिर टिकाती हुई बोली, तभी तो कह रही हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ। रंजन ने उसे अपने से अलग किया और फिर बोला, तुम अकेली कहाँ हो कविता? यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए माँ हैं, भैया हैं। कविता ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझते कि औरत का घर परिवार उसके पति से होता है? वही ना हो तो क्या घर क्या घर वाले। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता रंजन। तुम्हारे साथ बिताने को तो उम्र पड़ी है कविता, रंजन बोला, पर विदेश जाने का यह मौका फिर नहीं आएगा। इसके बाद कविता कठपुतली की तरह रंजन का सारा काम करती रही, पर उससे एक बार भी रुकने को नहीं कहा। रंजन को एयरपोर्ट छोड़ने भी राघव अकेले ही गए थे। रंजन के जाने के बाद कविता सारा दिन काम करती और खुश रहने का दिखावा करती, पर उसकी आंखों की उदासी को भांपकर राघव उससे कहते, कविता, तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे समय में तो तुम्हें सदा खुश रहना चाहिए। तुम उदास रहोगी तो बच्चे की सेहत पर इसका असर पड़ेगा। जवाब में कविता हंसकर कहती, खुश तो हूँ, आप नाहक मेरे लिए परेशान रहते हैं। माँ और राघव भरकस कोशिश करते कि कविता को खुश रखें, पर रंजन की कमी को वे पूरा नहीं कर सकते थे। राघव कविता के मुंह से निकली हर इच्छा को तुरंत पूरा करते। इस तरह कविता को खुश रखने की कोशिशों में वह कब उसको चाहने लगे उन्हें खुद पता नहीं चला। अपने ही छोटे भाई की पत्नी के प्रति मन में पनपते अनुराग ने उन्हें एक अपराध भाव से भर दिया। वह चाहकर भी इस समय कविता से दूर नहीं जा सकते थे, लेकिन मन ही मन राघव ने निर्णय कर लिया था कि रंजन के आते ही वह उन दोनों के जीवन से कहीं दूर चले जाएंगे। अचानक एक शाम काम करते करते कविता आंगन में फिसल कर गिर गई। राघव तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कविता अपने बच्चे को खो चुकी थी। राघव ने जब रंजन को इस बारे में बताकर उसे लौटकर आने को कहा तो रंजन बोला, भैया, जो होना था सो हो गया। इस वक्त तो मेरा आ पाना संभव नहीं, पर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इस घटना के बाद तो कविता एकदम ही गुमसुम रहने लगी थी। इस दौरान राघव ने अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर एक छोटे बच्चे की तरह कविता की देखभाल की। कविता को यूं मन ही मन घुटते देख एक दिन माँ ने उससे कहा, कविता, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि जीना छोड़ दिया जाए। माँ की बात सुनकर कविता ने सिसकते हुए कहा, तो और क्या करूँ? अब किसके लिए जीने की इच्छा रखूँ मैं? रंजन के लिए, जिसने यह खबर सुनकर भी आने से मना कर दिया। सोचा था बच्चे के आने पर सब ठीक हो जाएगा, पर माँ, रंजन अपने बड़े भाई जैसे क्यों नहीं हैं? कहते हुए कविता माँ के गले से लग गई। कविता के स्वास्थ्य में कुछ सुधार आने के बाद राघव एक दिन एक व्यक्ति को लेकर घर आए और बोले, कविता, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम नृत्य की विधिवत शिक्षा लो। अब कविता को एक नया लक्ष्य मिल गया था। वह लगन से डांस सीखने लगी। उसे खुश देखकर राघव को बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक दिन माँ ने राघव से कहा, बेटा, तेरी मौसी का फ़ोन आया था। वह तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। मैं भी साथ जाना चाहती हूँ। तुम मेरे जाने का इंतज़ाम कर दो। राघव कुछ चिंतित होकर बोले, माँ, कविता से तो पूछ लो, वह यहाँ मेरे साथ अकेली रह लेगी। माँ ने इस बारे में जब कविता से पूछा तो वह मान गई। माँ के जाने के बाद राघव कविता से कुछ दूरी बनाकर रहने की कोशिश करते और कविता भी अपने डांस में व्यस्त रहती थी। एक दिन कविता ने राघव से कहा, मुझे आपको एक अच्छी खबर सुनानी है। गुरुजी एक स्टेज शो अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे हैं और मैं उसमें शकुंतला बन रही हूँ। राघव खुश होकर बोले, अरे वाह, कब है वह? अगले शुक्रवार। राघव ताली बजाकर बोला, वाह, इसे कहते हैं संयोग। उसी दिन तो रंजन और माँ वापस आ रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा जब रंजन तुम्हें स्टेज पर शकुंतला बना देखेगा।
शाम को राघव घर लौटे तो तेज बारिश हो रही थी। आते ही उन्होंने आवाज़ दी, कविता एक कप चाय ले आओ। बहुत देर तक जब कविता नहीं आई तो वह बाहर आकर कविता को देखने लगे। कविता वहाँ भी ना थी। तभी उन्हें छत पर पैरों की थाप की आवाज़ सुनाई दी। वह छत पर गए तो देखा कविता बारिश में भीगते हुए नृत्य का अभ्यास कर रही थी और उसकी गुलाबी साड़ी उसके शरीर से चिपक कर शरीर का एक हिस्सा लग रही थी। उस पल कविता बहुत खूबसूरत लग रही थी। राघव ने अपनी नज़रें झुका लीं और बोले, कविता नीचे चलो, बीमार पड़ जाओगी। राघव की आवाज़ सुनकर कविता चौंक पड़ी और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वह चाय लेकर राघव के कमरे में आई तब भी उसके गीले केशों से पानी टपक रहा था। चाय पीते हुए राघव बोले, कविता बैठो, तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ। कविता बैठ गई। पोर्ट्रेट बनाते हुए राघव ने देखा कि कविता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह ब्रश रख कर कविता के पास आ गए और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, कविता अब तो रंजन आने वाला है, अब इन आंसुओं का कारण। कविता तड़प उठी और राघव के सीने से जा लगी। राघव चौंक पड़े। कविता ने सिसकते हुए कहा, आपने मुझे अपने लिए क्यों नहीं चुना? चुना होता तो आज मैं इतनी अतृप्त और अधूरी ना होती। कविता भी उनसे प्यार करने लगी है, यह जानकर राघव अचंभित हो उठे। अनायास ही उनके हाथ कविता के बालों को सहलाने लगे। कविता ने राघव की ओर देखा तो उन्होंने कविता की भूखी हुई आंखों को चूम लिया। राघव के स्पर्श से बेचैन होकर कविता ने अपने प्यासे अधर उनकी ओर उठा दिए। कविता की आंखों में उतर आए मौन आमंत्रण को राघव ठुकरा न सके और दोनों कब प्यार के सुखद एहसास में खो गए उन्हें पता ही न चला। सुबह जब राघव की नींद खुली तो कविता को अपने पास ना पाकर वह हड़बड़ा कर उसके कमरे की ओर भागे। देखा वह चाय बना रही थी। तब उनकी जान में जान आई। कविता ने मुस्कुराकर कहा, आप उठ गए, लो चाय पी लो। राघव नज़रें झुकाकर बोले, कविता कल रात जो हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। कविता राघव की बात बीच में ही काटती हुई बोली, और आप भी अफसोस जताकर मुझे मेरे उस सुखद एहसास से वंचित मत करना। राघव ने कविता के पास जाकर कहा, सच राघव, मैंने पहली बार जाना कि प्यार क्या होता है। रंजन के प्यार में सदा दाता होने का दंभ पाया है मैंने, पर आपके साथ मैंने अपने आप को जिया है। उस कोमल एहसास को आप मुझसे मत छीनो। पर कभी आज रंजन वापस आने वाला है फिर। कहते हुए राघव ने कविता को जोर से अपने सीने से लगा लिया, मानो अब वह कविता को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कविता ने दरवाज़ा खोला तो माँ को सामने पाकर वह खुशी से उछल पड़ी। माँ ने कविता के चेहरे पर छाई खुशी को देखकर पूछा, क्या बात है कविता, बहुत खुश लग रही हो, रंजन आ गया क्या? माँ की बात सुनकर कविता ने राघव की ओर देखा तो बात को संभालते हुए बोले, रंजन आज शाम को आएगा और आज कविता का स्टेज शो है ना, इसलिए यह बहुत खुश है। शाम को कविता को मानस भवन छोड़कर राघव रंजन को लेने एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट से लौटते समय घर ना जाकर कहीं और जाते देख रंजन बोला, हम कहाँ जा रहे हैं भैया, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। स्टेज पर अपनी पत्नी कविता को शकुंतला के रूप में देखकर रंजन निहाल हो गया। वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसका डांस भी बहुत अच्छा था। नाटक खत्म होने पर जब राघव और रंजन कविता से मिलने गए तो वहाँ लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गए। लौटते हुए रंजन ने कविता से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो। कविता ने धन्यवाद कहा। घर लौटते ही कविता बोली, माँ मैं अपने घर जा रही हूँ। कविता की बात सुनकर सभी सकते में आ गए। माँ ने चौंक कर कहा, आज ही तो रंजन आया है और तुम अपने घर जाने की बात कर रही हो। इसीलिए तो जा रही हूँ माँ, अब मैं रंजन के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। कविता की यह बात सुनकर रंजन ने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास कर रही हो कविता, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। कविता बिफर कर बोली, पति? तुम जानते भी हो कि पति शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं, तुम्हारे लिए बस काम, पैसा, तरक्की, स्टेटस, यही सब कुछ है। भावनाएं, प्यार क्या होता है, इससे तुम अनजान हो।
रंजन भड़क कर बोला, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? ऐसा क्या किया है तुमने आज तक मेरे लिए जो तुम मुझे रोकना चाहते हो? जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम नहीं थे। यहाँ तक कि जब मैंने अपना बच्चा खोया तब भी तुम मेरे साथ नहीं थे। और तुम्हें तो इससे खुशी ही हुई होगी। तुम उस झंझट के लिए तैयार जो नहीं थे। मन का रिश्ता तो तुम मुझसे कभी जोड़ ही नहीं सके और इस तन का रिश्ता भी मैं आज तोड़ कर जा रही हूँ। कविता के तानों से तिल मिलाकर रंजन ने तल्खी से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? इतना कहकर रंजन कविता की बाह पकड़कर कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, चुपचाप अंदर चलो। मैं तुम्हें अपने को इस तरह अपमानित नहीं करने दूंगा। आखिर मेरी भी समाज में कोई इज्जत है। रंजन, कविता का हाथ छोड़ दो, माँ ने तेज स्वर में कहा। माँ, तुम भी इसका साथ दे रही हो? रंजन चौंक कर बोला। कविता की बाह रंजन से छुड़ाते हुए माँ बोली, हाँ रंजन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह जो कर रही है सही है। आज भी तुम उसे अपने प्यार की खातिर नहीं, समाज में बनी अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण रोकना चाहते हो। कविता को यह कदम तो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। जाने दो उसे। कविता ने नम आँखों के साथ माँ के पैर छुए और राघव की ओर पलटकर बोली, आपने मुझे जीने की जो नई राह दिखाई है उसके लिए आपकी आभारी हूँ। अब नृत्य साधना को ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। आपसे जो भी मैंने पाया है वह मेरे लिए अनमोल है। वह सदा मेरी अच्छी यादों में अंकित रहेगा। इतना कहकर कविता चल पड़ी। अपने लिए अपने हिस्से की थोड़ी सी ज़मीन और थोड़ा सा आसमान